नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स का ही ये पोर्शन है और बेसिकली राजनीति, पॉलिटिक्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, पोजीशंस, कौन से अलग अलग पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं लोग, इन चीजों को पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ नई स्कीम्स लॉन्च करी हैं, या यूनियन बजट जो आया 20 का, उसमें कुछ जो नई घोषणाएं हुई है, उनका क्या वास्तविकता में उनका किस तरीके से इन इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये सारी चीजों को हम लोग आज कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स एक शतरंज की बिसात के जैसी है। आप देख सकते हैं यहां पे हमने शतरंज का खेल दिखाया है और राजा जी ऑफ कोर्स हमारे मोदी जी हैं और बहुत सारे मंत्रियों की फोटोग्राफ यहाँ पे दिखाई है। यहाँ पे ममता दीदी हैं, जगत बाबू हैं, अशोक गहलोत हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, पासवान जी हैं, मायावती है, कमलनाथ है, अखिलेश यादव है, महबूबा मुफ्ती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किस तरीके से क्या हैसियत रखते हैं राष्ट्रीय राजनीति में, इसको समझने के लिए आज का चैप्टर हमें काफी काम आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, इंडिया का जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, उसमें बेसिकली एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है बच्चों, वो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का हेड होता है, पर्सन रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा हमारे पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। अब ये एक कंफ्यूजन रहती है, लोग जब पढ़ते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो उनको ऐसा शायद कई बार इंप्रेशन होता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है और चीफ मिनिस्टर होता है और हर स्टेट का एक अलग चीफ मिनिस्टर होता है, उसी तरीके से क्या हर स्टेट के लिए किसी भी पोर्टफोलियो में, किसी भी मिनिस्ट्री में, क्या हर स्टेट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं? तो आंसर इज नो। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है और उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, जो कि मोस्टली एक ही व्यक्ति होता है। एक ही व्यक्ति होता है, हर स्टेट के लिए अलग अलग मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं होते हैं हर पोर्टफोलियो के लिए। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट में दो तरह की कैटेगरी को हम लोग पढ़ते हैं। एक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, एक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। Now, what do we mean by the fact Minister of State with independent charge? Minister of State with independent charge का मतलब होता है कि मोस्टली इनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है और ये लोग इंडिपेंडेंट तौर से अपना चार्ज संभालते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ऑब्वियसली, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये तीन बेसिक कैटेगरीज में हम इन नामों को पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली जो बड़े कद के नेता होते हैं, बड़े कद्दावर नेता होते हैं, वो लोग कैबिनेट मिनिस्ट्री में अपना स्थान प्राप्त करते हैं। और एक हायरार्की है, जिसमें कि ऑब्वियसली कैबिनेट मिनिस्टर एपेक्स है, सबसे ऊपर है, और उनके नीचे फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी हैं और हम बात कर रहे हैं उनके दूसरे कैबिनेट की। पहला कैबिनेट 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको एक कैबिनेट उन्होंने बनाया, अपनी पसंद के नेताओं को अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए। और अब 2019 में जो शपथ समारोह हुआ उसमें बहुत सारे नेताओं को आप देख सकते हैं। यहाँ पे राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमन हैं, वगैरह वगैरह, प्रकाश जावड़ेकर हैं, रामदास अठवाले हैं, पीयूष गोयल हैं, स्मृति ईरानी हैं, बहुत सारे लोग। अब ये सारे इंडिविजुअली ये लोग कौन कौन सी मिनिस्ट्री को संभालते हैं, कौन कौन सी कैबिनेट पोजीशंस को ये लोग संभाल रहे हैं, इनको हम देखेंगे। ठीक है जी, तो इनकी संख्या अगर आप देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे कुछ 24 लोगों का फोटोग्राफ्स आपके सामने रखा गया है।
ठीक है जी। इसमें ये जो फोटोग्राफ है ये गौर करने लायक है। इनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल जी जो हैं वो शिरोमणि अकाली दल जो कि पंजाब की रीजनल पार्टी है उसका और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था, जो कि अभी जो रीसेंट फार्मर्स बिल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया उसके ऊपर इनमें मनमुटाव हो गया और इन्होंने रिजाइन कर दिया। शी हैज रिजाइन फ्रॉम दैट पोस्ट एंड राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया और अब ये इस पोस्ट पे नहीं है और इनकी जगह पे नरेंद्र सिंह तोमर आ चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि ऑलरेडी रूरल मिनिस्ट्री वगैरह संभाल रहे थे। ठीक है जी, तो बहुत अच्छी बात है, ये बात अपने को पता चल गई। आगे बढ़ते हैं। मोदी 2.0 कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब यहां से हमें कहीं ना कहीं ये याद करना शुरू करना है या ध्यान रखना शुरू करना है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा पोर्टफोलियो संभालता है। ये अपने आप में थोड़ा मुश्किल कार्य होगा आप लोगों का, क्योंकि आपकी रुचि के बिल्कुल प्रतिकूल ये चीजें हैं, आपकी रुचि के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इट इज वेरी फैशनेबल फॉर एवरी टीनेजर टू actually believe and state that I am not interested in politics. मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, पॉलिटिक्स से मेरा क्या लेना देना, मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता। और ये ना जानना भी अपने आप में हमें एक कूल होने का आभास देता है कि यार पॉलिटिक्स कौन जानता है यार, वी आर टू कूल टू इवन नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये हमारी मूर्खता ही कही जाएगी अगर हम पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, जानकारी नहीं रखते हैं। बिकॉज देखिए, राजा कहना गलत होगा, बट फॉर लैक ऑफ सम अदर वर्ड, they are the ones who have everything under control. They are the ones who are, if not ruling, but administrating, controlling, regulating the country, including us. And if we are not bothered about who is put in that particular place, कौन सा व्यक्ति कौन सी जिम्मेदारी संभालता है, कौन सा व्यक्ति कौन सी पोजीशन संभालता है, अगर इन चीजों में हमारी दिलचस्पी नहीं है तो इसे ऑब्वियसली हमारी बेवकूफी कहा जाएगा। बिकॉज वी आर अलाउइंग समबडी टू कंट्रोल अस, रेगुलेट अस, गिविंग हिम or her unlimited powers and yet not be bothered as to how they are performing. Of course, वोट डालना और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को यूज करना, शायद हम इसे यूज करते भी हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद अभी 18 साल के नहीं हुए हैं और हाल फिलहाल में आप ये उस उम्र को प्राप्त करेंगे और आप अगले जो भी चुनाव होते हैं उसमें अपनी इस वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करेंगे। But it is not just about voting once every 5 years. It is about accountability. It is about holding accountable these people. अभी जो माहौल है, अभी जो कंडीशन है देश में, either there is a label for everything, right? There is a label for everything. अगर आप मोदी को अच्छा मानते हैं तो आप भक्त हैं, तो जो नाम आपको दिया जाएगा ऑब्वियसली वो कहलाएगा भक्त। और अगर आप उसे क्रिटिसाइज करते हैं तो कहा जाएगा कि आप कांग्रेस पार्टी के चापलूस हैं, चमचे हैं। ये दो एपिथेट्स, ये दो नामों से आपको नवाजा जाएगा और या तो आपको भक्त कहा जाएगा या आपको चापलूस कहा जाएगा, चमचा कहा जाएगा। इस आर्ग्यूमेंट में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फायदा इन पॉलिटिशियंस का ही हो रहा है। They are running scot free because nobody is willing to hold them accountable. यानी कि भाई आपसे सवाल पूछना अब गलत हो गया है। अगर सवाल पूछा जाता है तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। So we also, in the first place, the first thing that we probably need to do is कि we have to understand our responsibility. जो जिम्मेदारी हमारे पास है उस जिम्मेदारी को समझना होगा और उस जिम्मेदारी को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत जानना होगा।
ताकि आपको एक्चुअल बात क्या है ये पता चले, rather than कि आप टेंटेड हो जाते हैं जिस तरफ भी पेड मीडिया आपको सोचने पे मजबूर करता है, या वायरल व्हाट्सएप मैसेजेस आपको जो सोचने पे मजबूर करती है, राइट? तो देखिए, ये इस टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन कैन बी नेवर एंडिंग एंड इट कैन गो ऑन एंड ऑन, बट वी हैव अ वर्क इन हैंड। तो पहले तो चलिए जानने से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन से लोग हैं, ताकि हम उनके बारे में अगर कुछ और जानना चाहें, अगर हम उनके बारे में कुछ एक ओपिनियन बनाना चाहें, तो वो काम भी हम कर सकें। तो मोदी 2.0, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमें ये जानना जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवियंस एंड परमिशंस, तो ऑब्वियसली ये प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही, इसके अलावा कुछ पोर्टफोलियोज हैं जो ये खुद संभालते हैं, जिनके कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं है और यही उस पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं। तो उसमें पहला नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस। अब ये याद रखना बहुत ज्यादा आसान है बच्चों, आज की डेट में अगर किसी को सबसे ज्यादा ग्रीवियंस होगा तो वो सबसे पहले किसे गाली देगा? अगर आर्थिक मंदी के लिए गाली देनी है या कोरोना को अच्छे से नहीं संभालने के लिए अपना ग्रीवियंस बताना है, तो सबसे पहला नाम उसके जहन में कौन आएगा? आंसर इज ऑब्वियसली मोदी जी को गाली दो। तो इसलिए ग्रीवियंस और परमिशन का ये जो कैबिनेट, ये जो मिनिस्ट्री है, ये प्राइम मिनिस्टर खुद संभाल रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अब एटॉमिक एनर्जी आप जानते हैं, इसे हम सबसे ज्यादा सेक्रेड समझते हैं और यहाँ पे किसी प्रकार का प्राइवेट प्लेयर्स का कोई प्रेजेंस नहीं है, हम अलाउ नहीं करते इसे, स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर हम इस चीज को रखना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हु वुड बी अ बेटर पर्सन टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एज वेल एज स्पेस का भी जो भी मंत्रालय है, ये सारा का सारा काम किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के खुद के हाथ में है। ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, इसको भी कौन संभालता है? प्रधानमंत्री खुद संभालते हैं। ठीक है जी, तो ये मिनिस्ट्रीज आई एम श्योर आपको कभी भूलेगी नहीं कि गालियां देने के लिए सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है मोदी, इसीलिए ग्रीवियंस का जो मिनिस्ट्री उसे वो संभालते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज को भी प्राइम मिनिस्टर खुद संभालते हैं। इसके बाद में हमारे पास में नाम आया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। डिफेंस ऑफ कोर्स अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की क्राइटेरिया, की कैबिनेट पोजीशन, तो वो किसके हाथ में है? राजनाथ सिंह के हाथ में है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इज अमित शाह, एंड मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये आपको समझना पड़ेगा, मैं दो अलग अलग मंत्रालय की बात कर रहा हूं। पहला मंत्रालय है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जो मिनिस्ट्री है, उसके भी कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो नितिन गडकरी जी हैं, और मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो भी नितिन गडकरी उस पोजीशन को संभाल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे रूप में ये सारे नाम हमारे सामने आ गए हैं। शायद आप लोग इसे देख पा रहे हैं, मैं पढ़ता हूं, अगर आप नहीं भी देख पा रहे हैं, आई एम गोइंग फ्रॉम द टॉप रो, लेफ्ट टू राइट में रीड कर रहा हूं, तो आप इसे समझिएगा। ये व्यक्ति जो हैं डीवी सदानंदा, he is the minister of chemicals and fertilizers, dv सदानंदा, मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। निर्मला सीतारमन, निर्मला मैया को तो अपने जानते ही हैं, ये कौन सी दो मिनिस्ट्री संभालती हैं? सर ये संभालती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, बजट लेके आई थी ये हमारे लिए, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है जी, उसके बाद में है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान क्या संभालते हैं? सर रामविलास पासवान जी संभालते हैं मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कंज्यूमर अफेयर्स, जागो ग्राहक जागो वाली जो बातें हैं उसे रामविलास पासवान संभालते हैं, एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर मिनिस्ट्री जिसे ये संभालते हैं। तो दो मिनिस्ट्री इनके नाम पे आई, एक हमें मिला कंज्यूमर अफेयर्स, और दूसरा हमें पता चला फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो राशन शॉप्स होती हैं, फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, जिनके थ्रू कोटे के जो कम कीमत के जो फूड ग्रेन्स हैं जो गरीबों तक मुहैया करवाने हैं, अवेलेबल करवाने हैं, वो मिनिस्ट्री ये संभालते हैं। ठीक है जी, इसके बाद में हमारे पास में नाम आ गया नरेंद्र सिंह तोमर। अब नरेंद्र सिंह तोमर का नाम अगर आप देखते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर के नाम में आपको ये चीज़ पता चलेगी बच्चों कि ये कई सारी मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं। ठीक है, कई सारी मिनिस्ट्रीज को ये संभालते हैं, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर।
मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये काफी जुड़े हुए नाम हैं। आप देखिए, एग्रीकल्चर का काम इनको दिया, फार्मर वेलफेयर का काम भी इनको दिया, रूरल डेवलपमेंट करके जो मिनिस्ट्री है वो भी इनको सुपुर्द कर दी गई, और पंचायत राज भी इनको दे दिया। यानी कि अब देखिए सारे नाम जुड़े हुए हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो मेरे जहन में गांव, रूरल एरिया आता है, तो रूरल डेवलपमेंट भी इनको दे दिया। गांव में ही पंचायत वगैरह होती है तो पंचायत राज भी इनको दे दिया। एक चीज जो हरसिमरत कौर बादल को दी गई थी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मैंने आपको अभी बताया फार्मर्स बिल के ऊपर में उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो ये काम भी किसके पास में आ गया, ये काम भी नरेंद्र सिंह तोमर के पास में आ गया। तो अब आपके लिए ये नाम याद रखना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब आपके लिए ये नाम याद रखना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वापस से देख लीजिए, सारे गांव के खेत के काम उनको दे दिए, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर उनको दे दिया, रूरल डेवलपमेंट उनको दे दिया, पंचायत राज उनको दे दिया, एंड फॉर द टेम्पररी पर्पज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का काम भी उन्हीं को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद इज द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस, और उसके अलावा कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का काम भी उनको दिया गया है। ठीक है जी, रविशंकर प्रसाद लॉ एंड जस्टिस, लॉयर रह चुके हैं वो खुद भी। हरसिमरत कौर बादल ऑब्वियसली अभी कैबिनेट में नहीं है। तावरचंद गहलोत जो हैं, तावरचंद गहलोत इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तावरचंद गहलोत इज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Then we have Subramaniam Jaishankar. Subramaniam Jaishankar is the Minister of External Affairs. पीछे काफी इनका नाम चर्चा में था। एक तो ICJ जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब बातें चल रही थी, बिकॉज हरीश साल्वे केस लड़ रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव के लिए, जो पाकिस्तान में थे, उनको फ्री करवाने के लिए, तो उस दौरान इनका नाम आया। और उसके अलावा अभी भी जब चाइना फ्रिक्शन जो हुआ डोकलाम के टाइम पे, या अभी रिसेंटली जो हुआ लद्दाख के पास, वहाँ पे भी इनका नाम काफ़ी सुनने को मिला। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज किसी ज़माने में इस मिनिस्ट्री को संभाला करते थे, फॉरेन मिनिस्टर थी, बट ऑफ कोर्स उनका देहांत हो गया। एंड सुब्रमण्यम जयशंकर इज नाउ द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नाउ देयर इज रमेश पोखरियाल निशंक। ये नाम आप कभी नहीं भूल सकते, रमेश पोखरियाल या निशंक, ये नाम आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आप लोग हैं स्टूडेंट्स, आप कर रहे हैं एजुकेशन। और अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि पहले इसका नाम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता था, HRD मिनिस्ट्री कहते थे, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई NEP 2020, उसके बाद से ये नाम हट चुका है और उसकी जगह पे सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, और उसको हेड करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है जी, तो अब आपको ये याद रखना है, आप स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन से सबसे ज्यादा जुड़ाव है आपका, तो रमेश पोखरियाल इज योर मैन अगर आपको कोई परेशानी हो तो। देन वी हैव अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा इज मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आप में से जो भी लोग बिहार या झारखंड के आसपास से हैं तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, किसी जमाने में वो चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड थे, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। शिबू सोरेन और उनके लड़के हेमंत सोरेन जब चीफ मिनिस्टर थे तो ये डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के। अर्जुन मुंडा, ही इज ऑल्सो बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। अर्जुन मुंडा, झारखंड एक बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे। अगर आपको याद हो, करंट अफेयर्स के एक चैप्टर में मैंने आपको सांथाल बताया था, सांथाल, और हमने सांथाली भाषा के बारे में बात करी थी। सांथाल परगना मैंने आपको बताया था कि बहुत ही एक बड़ा ट्राइबल एरिया है सांथाल, तो वहीं से हैं अर्जुन मुंडा जी, एंड ही इज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। स्मृति जुबीन ईरानी, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल्स, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स भी हैं और मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट भी हैं, दो मिनिस्ट्रीज इनके हाथ में भी है। किसी जमाने में ये HRD मिनिस्टर हुआ करती थी, लेकिन बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि इनकी खुद की एजुकेशन की डिग्री फर्जी निकली, और जब बात बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने लगी तो इनको जो पोजीशन दे दी गई है वो है अब मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है जी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की भूमिका इनको सौंपी गई, और उसके साथ साथ टेक्सटाइल्स के मिनिस्टर भी यही है। डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन आप लोगों को अगर याद हो बच्चों, दिल्ली इलेक्शंस में आज से काफ़ी समय पहले काफ़ी एक्टिव थे, अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट कैंपेन करा करते थे बीजेपी के लिए।
और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज। अब डॉक्टर हमें एक मिला तो हमने उस डॉक्टर को सारे के सारे साइंटिफिक काम सौंप दिए, हेल्थ एंड फैमिली भी उनको दे दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उनको दे दिया, अर्थ साइंसेस का काम भी उन्हीं को सौंप दिया गया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, आप देखिए पूरी लिस्ट में कहीं और डॉक्टर नाम यूज नहीं कर रहा हूं तो आपके लिए याद रखना काफी आसान हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन आपको याद रखना है, और साइंस से जुड़ी काफी सारी चीजें उनको अपन ने दे दी, हेल्थ एंड फैमिली उनको दे दिया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दिया गया है, और अर्थ साइंसेस का काम भी उन्हीं को सौंप दिया गया है। देन वी हैव प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो है, ही इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड climate change. He's been a very, very active social activist for biodiversity and preserving the flora and fauna. Flora यानी कि plant life and fauna यानी कि animal life. तो प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो अभी फिलहाल कैबिनेट मिनिस्ट्री में हैं। ही इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आईबी मिनिस्ट्री जिसे कहा जाता है। दो बिल्कुल अलग अलग मिनिस्ट्रीज को ये हेड कर रहे हैं। पीयूष गोयल का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। पीयूष गोयल, द वेरी रीजन वाई पीयूष गोयल का नाम मैं कह रहा हूं आपने सुना होगा, बिकॉज ही इज एक्चुअली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉयर भी है पेशे से, बट ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पीयूष गोयल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैंडल करते हैं, एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करके जो मिनिस्ट्री है उसे हैंडल करते हैं। कई बार ये बात आती है, स्पेशली इन दिस कोरोना पैंडेमिक, जब निर्मला सीतारमन हैड टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि उनकी फाइनेंशियल सूझबूझ उतनी अच्छी नहीं है, और उन्होंने जो रिलीफ पैकेज भी बनाया वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं इस मंदी से इंडिया को बाहर निकालने के, दे हैव नॉट बीन दैट ग्रेट। तो वहाँ पे बार बार ये नाम उभर के आता है कि वाई नॉट पीयूष गोयल, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमसेल्फ एंड probably one of the best person to take care of finance ministry. So we don't know, maybe शायद if NDA comes back to power, probably finance ministry का काम पीयूष गोयल को सौंपा जाए। Then you have धर्मेंद्र प्रधान, who's handling petroleum and natural gas and steel. मुख्तार अब्बास नकवी जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स को संभालते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स को संभालते हैं। अब अगर अपने इसे देखें तो देखिए, मुस्लिम समाज जो है वो इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैटेगरी में आता है, और अभी तक हमने जो नाम पढ़े उसमें यही इकलौता नाम है जो समाज से है। तो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी एप्ट सिलेक्शन to handle that particular cabinet, because he would probably be most capable to understand their plight and their pain, and also people would also be able to relate to him. तो credibility भी बढ़ती है, इस वजह से मुख्तार अब्बास नकवी को माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री दी गई है। प्रहलाद जोशी इज मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड माइंस। प्रहलाद जोशी जी जो हैं वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स को संभालते हैं और कोल और माइंस की मिनिस्ट्री को संभालते हैं। महेंद्र नाथ पांडे इज द मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अरविंद गणपत सावंत इज मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। Gajendra Singh Shekhawat is the Minister for Jal Shakti, and Giriraj Singh handles he's the Minister of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries। ठीक है जी, तो गिरिराज जी जो हैं वो संभाल रहे हैं क्या संभाल रहे हैं जी, वो संभाल रहे हैं मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है जी। अब सर ऐसे तो याद नहीं रह पाएगा ऑफ कोर्स, तो मैं इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक मिनिस्ट्री की पूरी फोटोग्राफ दिखाऊं, यानी कि उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन है, इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ समझाऊं ताकि आपको वो मिनिस्ट्री डिमार्केटेड रहे। ऑफ कोर्स आईसीएसआई की जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी काफ़ी अच्छे से नाम दिए हुए हैं, और जो मल्टीपल पोर्टफोलियोज हैंडल कर रहे हैं उनके सारे पोर्टफोलियोज एक साथ आपको दिए गए हैं, तो हम वहाँ से भी पढ़ेंगे, यहाँ से भी पढ़ेंगे। याद करना है, ये प्रेशर लेके ना चलें, एक बार वहाँ से पढ़ें, एक बार यहाँ से पढ़ें, वीडियो को देखें, धीरे धीरे चीज़ें लेट देम सिंक इन। जब वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस से
नेचुरल प्रोसेस से धीरे धीरे आपके सिस्टम में आएगी तो अपने आप उस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। चलिए लेट्स मूव अहेड। तो न्यू गवर्नर्स अपॉइंट करे गए हैं, इनके नाम जरा देख लेते हैं। तेलंगाना के स्टेट में, तेलंगाना आपको पता है बच्चों आंध्र प्रदेश से रिसेंटली अलग हुआ और एक नया स्टेट बना, और उसमें गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है? तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन को तेलंगाना का गवर्नर अपॉइंट करा गया। राजस्थान का गवर्नर अपॉइंट करा गया है कलराज मिश्रा को। हिमाचल प्रदेश का बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश में बंडारू दत्तात्रेय को गवर्नर अपॉइंट करा गया। केरला में आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर अपॉइंट किया गया, और महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी को। ठीक है जी, तो तमिल साई इन तेलंगाना, मिश्रा जी इन राजस्थान, दत्तात्रेय इन हिमाचल प्रदेश, केरला में खान साहब हैं, और भगत सिंह जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है जी, याद रखने का प्रयास करना है। टी फॉर तेलंगाना, टी फॉर तमिल साई जी। मिश्रा जी जो हैं वो राजस्थान चले गए हैं, बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश में हैं, खान साहब केरला में हैं, और महाराष्ट्र में भगत सिंह है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये शायद एक छोटी लिस्ट है जिसमें गिनती के नाम हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। दीज आर ऑल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। तो सबसे पहले हम इन्हीं नामों को स्टडी कर लेते हैं, और उसके बाद में इंडिविजुअल एक एक मिनिस्ट्री में हम एंटर करेंगे और उन नामों को देखेंगे। आइए, तो सबसे पहला इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट संभालते हैं। संतोष कुमार गंगवार जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट संभालते हैं। राव इंदरजीत सिंह, राव इंदरजीत सिंह इज हैंडलिंग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और उसके अलावा प्लानिंग। प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स दोनों मिली जुली चीजें हैं, तो इसलिए दोनों काम किसको दे दिया गया है? राव इंदरजीत सिंह को दे दिया गया है। ठीक है। श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक जो हैं वो आयुष मंत्रालय संभालते हैं। आयुष मंत्रालय का नाम अगर किसी ने नहीं भी सुना था तो आई एम श्योर इस कोरोना काल में हम सब ने सुन लिया होगा। आयुष मंत्रालय इज गॉट टू डू विद ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ क्योरिंग समवन व्हिच हैज आयुर्वेद, यूनान, योगा, होम्योपैथी, इस तरह की जो सारी पद्धतियां हैं उपचार करने की, उसको आयुष मंत्रालय हेड करता है, और आयुष मंत्रालय को हेड कर रहे हैं श्रीपद येशो नायक। और यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम भी रखा है कि ये तो इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के तो ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इनकी एक भूमिका है। क्या भूमिका है? आइए देख, वाले मिनिस्टर हैं लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इनकी एक भूमिका है। क्या भूमिका है? आइए देखते हैं कि सर ये क्या हुआ जी। एक सेकेंड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अगर हम देखें सर, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कैबिनेट मिनिस्टर ऑब्वियसली राजनाथ सिंह हैं, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनका नाम है श्रीपद येशो नायक। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। यानी कि दोहरी भूमिका वो निभा रहे हैं। एक तो वो हैं आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। देन वी हैव डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जीतू भाई जो हैं, ही इज द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए एक मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज रखा गया है। इनके ऊपर कोई और कैबिनेट पोजीशन वाला व्यक्ति नहीं है, ही इज एन इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, और वो संभाल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। किरेन रिजिजू, किरेन रिजिजू का नाम आपने जरूर सुना होगा। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसको वो संभालते हैं। इसके वो इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में भी उनकी भूमिका है। कैसे? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को जब मैं देखूं तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये रहे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसमें है किरेन रिजिजू। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई।
तो हमारे पास में किरण रिजिजू की दो प्रोफाइल्स क्लियर होके आई। पहली प्रोफाइल है दैट ही इज द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और माइनॉरिटी अफेयर्स में वो मुख्तार अब्बास नकवी के सबॉर्डिनेट हैं। प्रहलाद सिंह पटेल हैंडल्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। प्रहलाद सिंह पटेल इज हैंडलिंग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में टूरिज्म, पटेल भाई जो हैं वो टूरिज्म संभाल रहे हैं, और कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भी प्रहलाद सिंह संभाल रहे हैं। राजकुमार सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर पावर and new and renewable energy. Power and new and renewable energy. Sorry. Hardeep Singh Puri is the Minister for Housing and Urban Affairs and Civil Aviation. ठीक है जी, उरी में एयर अटैक हुआ था, तो सिविल एविएशन और हर किसी के घर बनाने की भी जिम्मेदारी कौन ले रहे हैं? हरदीप सिंह जी ले रहे हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हर घर में दीप जलाने की जिम्मेदारी कौन ले रहे हैं? हरदीप सिंह जी पूरी। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड सिविल एविएशन। मनसुख एल मंडाविया इज हैंडलिंग शिपिंग। मनसुख एल मंडाविया इज हैंडलिंग शिपिंग। ठीक है जी, ये सारे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज हो गए। अब हम एंटर करते हैं एक एक इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो को देखते हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टफोलियो इज फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब ये दो मिनिस्ट्री को एक साथ अपने हैंडल कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि दोनों में ही कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो निर्मला सीतारमन के हाथ में है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जिम्मेदारी जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर निभा रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर जो कि क्रिकेट बोर्ड में हिमाचल प्रदेश के बोर्ड के हेड रह चुके हैं, और बस ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है जी, सीता मैया को आप लोग जानते ही हैं, और हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को पढ़ रहे हैं अलग अलग पोर्टफोलियो के। होम अफेयर्स की बात करें तो होम अफेयर्स में कैबिनेट मिनिस्टर इज अमित शाह। अमित शाह जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं उसमें जी कृष्ण रेड्डी भी हैं और नित्यानंद राय भी हैं। जी कृष्ण रेड्डी भी हैं और नित्यानंद राय भी हैं, दो लोग हैं जो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं अब अपने को होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री को विजुअलाइज करना है, और होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री के विजुअलाइजेशन में ये फोटोग्राफ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की फोटो में ये फोटोग्राफ आपके जहन में खींच लीजिए। इसका एक मानस पटल पे एक चित्र ले लीजिए इसका, और आपको याद रहना चाहिए हमेशा हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, और उसके साथ में जो दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनको असिस्ट कर रहे हैं वो हैं रेड्डी जी और राय जी, जी कृष्ण रेड्डी और नित्यानंद राय। बहुत बढ़िया। देन देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। राजनाथ सिंह इज द कैबिनेट मिनिस्टर। राजनाथ सिंह की फोटोग्राफ अपने पहले भी देख चुके हैं जब हम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे थे कि इन्होंने मिग उड़ाया। इसके बाद में श्रीपद येशो नायक इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। नाउ देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये भी हम देख चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी इज द कैबिनेट मिनिस्टर, और उनके सबॉर्डिनेट में हैं किरेन रिजिजू, जो कि इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर भी हैं। लेट्स मूव अहेड। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में ये हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, और इसके साथ साथ वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी देखती हैं, ये भी हमें पता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट देबाश्री चौधरी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? देबाश्री चौधरी, जो इनके साथ यहाँ पे फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रही हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो मंत्रालय है वो महेंद्र नाथ पांडे जी देखते हैं, और उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजकुमार सिंह। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजकुमार सिंह। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही भाजपा हो गया नहीं? चलिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उसके साथ साथ आप जानते हैं पीयूष गोयल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेलवेज। बट अभी फिलहाल मैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को देखता हूँ, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनके साथ हैं हरदीप सिंह पुरी एंड सोम प्रकाश। नाउ हरदीप सिंह पुरी का नाम आपने इससे पहले भी देखा था,
कहाँ देखा था सर? एच से हाउस और हर घर में दीपक जलाने की जिम्मेदारी, यानी कि सर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखा था। और सर उरी यानी कि एयर अटैक यानी कि सिविल एविएशन भी देखा था। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमें बच्चों रिलेट करते हुए पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश, हर घर में दीपक जलेगा तो साथ में प्रकाश तो आ ही जाएगा। तो सोम प्रकाश जी जो हैं वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में डीवी सदानंद गौड़ा हैं और उनके साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मनसुख एल मंडाविया। मनसुख एल मंडाविया का नाम आपने अभी देखा था। इंडिपेंडेंट चार्ज वो संभालते हैं शिपिंग का। तो अगेन वी हैव टू कीप कनेक्टिंग द डॉट्स एंड क्रिएट अ मेंटल मैप और इमेज। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में डॉक्टर हर्षवर्धन हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनके हैं अश्विनी कुमार चौबे। अश्विनी कुमार चौबे। हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस दिया गया है अरविंद गणपत सावंत को। ठीक है जी। और अर्जुन राम मेघवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बीजेपी बीकानेर राजस्थान से। तो जो भी मेरे भाई बीकानेर के हैं ऑफ कोर्स वो अर्जुन राम मेघवाल का नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में ये कहा कि मैं राजस्थानी भाषा का इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपनी शपथ के लिए। और इससे पहले तक राजस्थानी भाषा को जो डेडिकेटेड लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस है वहाँ पे वो भाषा मौजूद ही नहीं थी। तो काफ़ी इस पे भी चर्चा में वो थे। इसके अलावा भी साइकिल वगैरह चलाते हुए काफ़ी बार मीडिया कर्मियों को दिखते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में देयर इज नितिन गडकरी। आपको ये भी पता है कि वो इसके साथ साथ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री संभालते हैं और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, एक्स आर्मी मैन। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन हमने देखी थी, तावरचंद गहलोत हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में हैं कृष्णपाल रामदास अठावले एंड रतन लाल कटारिया। रतन लाल कटारिया, ये तीन लोग हैं। रामदास अठावले को काफी बार आपने देखा होगा, गो कोरोना गो, गो गो कोरोना गो का वीडियो इनका काफी वायरल हुआ था। इसके अलावा कृष्णपाल जी हैं और रतन लाल कटारिया यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के कैबिनेट मिनिस्टर हैं रामविलास पासवान जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राव साहेब दादाराव दानवे। लालू जी ने इनके बारे में, लालू प्रसाद यादव ने कभी इनके बारे में एक टिप्पणी कही थी कि ये तो पर्यावरण मंत्री हैं, इनको पर्यावरण मंत्री कहना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी राजनीतिक हवा बदलती है और ऐसा लगने लगता है कि नहीं अब ये पार्टी नहीं, ये पार्टी ज़्यादा प्रबल होने वाली है, ज़्यादा मजबूत होने वाली है, तो रामविलास पासवान जी अपना अलायंस उस पार्टी के साथ जोड़ लेते हैं। अभी फिलहाल काफ़ी चर्चा में है क्योंकि रिसेंटली इन्होंने एनडीए से अपना बिहार इलेक्शंस के लिए अलायंस से ये बाहर हो गए हैं और काफ़ी गर्मा गर्मी है बिहार इलेक्शंस में अभी, बिकॉज देर इज जेडीयू यानी कि जो नीतीश कुमार जी और बीजेपी एंड एट द सेम टाइम एलजेपी जो कि रामविलास पासवान की पार्टी, जिनके बेटे हैं चिराग पासवान, और सीटों के बंटवारे को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ उनकी चल रही है। लेट्स सी क्या होता है बिहार इलेक्शंस में। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मैंने आपको बताया था नरेंद्र सिंह तोमर जी को सारा गांव का काम दे दिया गया है, इनको रूरल डेवलपमेंट भी दे दिया गया है, पंचायत राज भी दे दिया गया है और अब हरसिमरत कौर बादल जी के जाने के बाद में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का काम भी इन्हीं को दे दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज परषोत्तम रूपाला एंड कैलाश चौधरी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं परषोत्तम रूपाला एंड कैलाश चौधरी। रूरल डेवलपमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर अगेन नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है निरंजन ज्योति, निरंजन ज्योति। ठीक है जी। 2014 से 2019 तक निरंजन ज्योति जी जो थी वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मिनिस्टर हुआ करती थी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आई मीन प्रेजेंटली शी इज हैंडलिंग रूरल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में मैंने आपको बताया प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इसके साथ साथ वो आईबी की भूमिका भी आईबी की भी कैबिनेट मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में हैं हमारे बाबुल सुप्रियो जी, जो भी कलकत्ता के लोग हैं आई एम श्योर बाबुल सुप्रियो आपको याद होगा।
याद है कि नहीं? कहो ना प्यार है पिक्चर अगर आपने देखी है तो जो भी उसके गाने थे, सितारों की महफिल में गूंजेगा था, वो इन्होंने ही गाया था, बाबुल सुप्रियो, जो कि एक बॉलीवुड सिंगर थे बट अभी एक्टिव पॉलिटिशियन बन चुके हैं। एंड एनडीए को जो 2 सीटें मिली थी बंगाल में लोकसभा इलेक्शंस में, उनमें से एक इन्हीं ने जीती थी। नेक्स्ट वी हैव एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, गिरिराज सिंह का नाम हमने पढ़ा था, जानवरों का सारा काम वही संभाल रहे हैं। इनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है संजीव कुमार बलियान एंड प्रताप चंद्र सारंगी। नाउ प्रताप चंद्र सारंगी इज अ वेरी पॉपुलर पॉलिटिशियन बिकॉज काफ़ी जो आज तक हमारी एक पॉलिटिशियन की छवि होती है उससे वो बिल्कुल अलग हैं। क्यों, मैं आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई, आपने देखा था नितिन गडकरी जो हैं वो रोड के अलावा एमएसएमई को भी हेड करते हैं, तो एमएसएमई में इनका नाम आ गया नितिन गडकरी का। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रताप चंद्र सारंगी। तो ये हैं प्रताप चंद्र सारंगी जी, जो आज भी ऐसा कहा जाता है कि एक मड हाउस में रहते हैं, साइकिल वगैरह इस्तेमाल करते हैं और कोई बहुत ज़्यादा जीवन शैली में इनके परिवर्तन नहीं आया है कंपेयर्ड कि जब वो मिनिस्टर नहीं थे और जब वो मिनिस्टर बने उसके बावजूद। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लिखा हुआ है बट उसको मैंने स्ट्राइक थ्रू कर दिया बिकॉज अब इस मिनिस्ट्री का नाम बदल के एजुकेशन हो गया है। और इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संजय शमराव धोत्रे। आपको सबसे ज़्यादा धोता कौन है? सर, जब हमारा रिजल्ट आता है तब हमारी सबसे ज़्यादा धुलाई होती है, तो इसीलिए एजुकेशन से जुड़े हुए हैं संजय शमराव धोत्रे और रमेश पोखरियाल निशंक। कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये मैंने आपको बताया रविशंकर प्रसाद हैं, जो मैंने आपको बताया लॉयर भी रह चुके हैं, इसलिए वहाँ पे भी एक पोजीशन संभालते हैं। और यहाँ पे भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट में वापस से संजय शमराव धोत्रे जी, कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है तो कहते हैं क्या भाषण दिया, धो दिया ऑपोजिशन को, इसीलिए यहाँ पे भी धोत्रे जी का नाम आपको याद रखना है। रेलवे, पीयूष गोयल जी जो हैं वो रेलवे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और इनके साथ में हैं सुरेश चन्ना बसप्पा अंगाड़ी, सुरेश चन्ना बसप्पा अंगाड़ी, ठीक है जी। जल शक्ति के लिए कैबिनेट मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र, इंद्र भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती है, ऐसा मानना है कि इंद्र भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती है। तो गजेंद्र, इंद्र यहाँ पे आ गया और वो जल शक्ति को संभाल रहे हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनके साथ हैं रतन लाल कटारिया। रतन लाल कटारिया नाम सर हमने और कहाँ सुना? सर ये नाम हमने सुना जहाँ पे रामदास अठावले के साथ में रतन लाल कटारिया का नाम भी मौजूद था सोशल जस्टिस वाली मिनिस्ट्री में। बहुत ही बढ़िया। एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वी मुरलीधरन। पार्लियामेंट्री अफेयर्स को प्रहलाद जोशी जी हैं, ये कोल एंड माइंस का काम भी संभालते हैं, आपने देखा। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पे भी वी मुरलीधरन हैं। ट्राइबल अफेयर्स को अर्जुन मुंडा जी संभालते हैं, जो कि झारखंड के एक सीएम हैं। और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रेणुका सिंह सारूता। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आपको बता चुका हूँ कि हरसिमरत कौर बादल यहाँ से जा चुकी हैं और इनकी जगह पे आ चुके हैं टेम्पररीली नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हर मायने में गांव का और एग्रीकल्चर का, कृषि से जुड़ा हुआ सारा काम संभाल रहे हैं। वेंकैया नायडू जी इनके साथ है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रामेश्वर तेली। नरेंद्र सिंह तोमर एज रिप्लेसर, ये बात हम जानते हैं। अदर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, कुछ अदर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जीतू जी, जो अपन ने देखा था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट को संभालते हैं, वो इसके साथ साथ पीएमओ का यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसमें वो नरेंद्र मोदी को असिस्ट करते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते इज हैंडलिंग स्टील।
अर्जुन राम मेघवाल इज हैंडलिंग पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पे गणपत सावंत कैबिनेट मिनिस्टर थे। चलिए, तो ये तो सारी मिनिस्ट्रीज की बातें हो गई। प्लीज़ इसे रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा एक बार दो बार सुनिएगा, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपके अंदर एंटर हो जाएंगी। कुछ कमिटीज़ की बात करते हैं बच्चों। कुछ कमिटीज़ बनाई गई। पहली कमिटी बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज टू रिव्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। तो अभी काफ़ी शोर था इस बात पे कि जो रफेल की डील करी गई है और जो 36 यानी कि 36 फाइटर प्लेन्स को लिया गया है, एंड एट व्हाट कॉस्ट, द कॉस्ट इज ह्यूमंगस। हजारों करोड़ रुपए का सिर्फ एक प्लेन आ रहा है। इसको लेके राहुल गांधी ने काफ़ी आवाज़ उठाई और कहा कि ये भाई बहुत गलत हो रहा है, करप्शन हो रहा है यहाँ पे। तो इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हुए समझ लीजिए, चेयरपर्सन राजनाथ सिंह को बनाया गया है, जो ऑफकोर्स राजनाथ सिंह कौन है, डिफेंस मिनिस्टर हैं। टू स्पीड अप प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना, एंड इनकॉर्पोरेट सूटेबल चेंजेस इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द सेंटर्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस का इक्विपमेंट्स जो हैं मेक इन इंडिया बना सकते हैं, उस पर जोर डाल सकते हैं। कुछ कंपनीज हैं जैसे कि HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में। कमिटी रिपोर्ट ऑन CSR, तो हमारे लिए याद रखने वाला काम है, राजनाथ सिंह इसके चेयरपर्सन, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है। CSR की कमिटी के चेयरपर्सन है मिस्टर इंजेती श्रीनिवास। CSR आप सब जानते हैं 2% प्रॉफिट्स खर्च करने पड़ते हैं कंपनीज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, और इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं इंजेती श्रीनिवास। मेकिंग CSR एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टेबल, क्या इनका लक्ष्य है कि भाई अभी जो CSR एक्सपेंडिचर आपका होता है, पोस्ट टैक्स जो आपका प्रॉफिट होता है वहां से आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, यानी कि आप उसको PL अकाउंट में एज एन एक्सपेंस नहीं दिखा सकते। ये कमिटी इस बारे में विचार कर रही है कि कैसे इस अमाउंट को टैक्स डिडक्टेबल बनाया जा सके, यानी कि PL अकाउंट में आप पहले इसको एज एन एक्सपेंस दिखाएं, फिर जो नेट अमाउंट आती है उस पर टैक्स भरें। प्रोविजन फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनस्पेंट बैलेंस, ठीक है, इन चीज़ों पे वो चर्चा करेंगे। हाई पावर कमिटी ऑफ CM कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि सारे चीफ मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया, और देवेंद्र फडणवीस जो कि बैक देन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, नाउ ऑफ कोर्स इट इज ठाकरे जी, तो will suggest modalities for adoption and time-bound implementation of agriculture sector and will submit its report within 2 months of the date of notification। तो इसमें भी हमें सिर्फ यही याद रखना है कि जो चीफ मिनिस्टर्स की हाई पावर कमेटी बनाई गई थी इंडियन एग्रीकल्चर पे, उस पर देवेंद्र फडणवीस वॉज द चेयरपर्सन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी टू लुक इनटू एसेट लाइबिलिटीज ऑफ JNK, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो बंटवारा करा जा रहा है और उसके लिए एसेट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कौन सा हिस्सा है जो लद्दाख में रहेगा, कौन सा कैप एसेट जो है वो बांट के लद्दाख को दिया जाएगा, कौन सा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा, इसके लिए चेयरपर्सन बनाया गया संजय मित्रा को। ओवरसी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिटवीन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, द UT स्टेटस विल कम इफेक्ट फ्रॉम October 31st, ठीक है जी। 11th बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट पहले अमित शाह थे, लेकिन जैसे ही वो होम मिनिस्टर बने तो उनकी जगह पे जगत प्रकाश नड्डा जी को बना दिया गया, JP नड्डा। बहुत बढ़िया। माइकल देबव्रता पात्रा बिकम्स डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। माइकल देबव्रता पात्रा इज दिस गाय, और वो रिप्लेस कर रहे हैं विरल आचार्य को। विरल आचार्य 6 महीने के बाद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया, 6 महीने वो रहे उस पोजीशन पे, वो उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, और अब उनकी जगह पे आ गए हैं माइकल डी पात्रा। गवर्नर ऑफ RBI ऑफ कोर्स शक्तिकांत दास। 4 डिप्यूटी गवर्नर्स ऑफ RBI, BP कनुंगू, NS विश्वनाथन, महेश कुमार जैन एंड माइकल पात्रा। बहुत अच्छा जी। देन वी हैव हरीश साल्वे जी, इंडियन एडवोकेट हरीश साल्वे अपॉइंटेड एज क्वींस काउंसिल। अब हम लोग कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट्स पढ़ रहे हैं, किसको क्या दिया गया, किसको किस पोजीशन रखी गई, मिनिस्ट्री वगैरह की बातें हमारी खत्म हो चुकी है।
तो ये इंडियन एडवोकेट हैं हरीश साल्वे। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा बिकॉज रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े कद के लॉयर बन के उभरे हैं इस देश के। क्वींस काउंसिल करके एक चीज होती है बेटा, इंग्लैंड की जो क्वीन है एलिजाबेथ, वो जो टॉप लोग जो लॉ की फील्ड में अपनी भूमिका निभाते हैं उनको चुना जाता है और उनको क्वींस काउंसिल में जगह दी जाती है। और हरीश साल्वे को ये सम्मान मिला। 17 जनवरी 20 का ये न्यूज़ आइटम आप देख सकते हैं। नाउ द रीजन बिहाइंड दैट, now and this is obviously my interpretation, there is no documentary evidence for that, but आप शायद इससे कन्विंस हो जाएंगे। इन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस लड़े हैं, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या एक्टर्स हों, उन सब का केस इन्होंने लड़ा है। आई विल शेयर दोज नेम्स। बट एक बहुत बड़ा केस जो उन्होंने लड़ा वो है वोडाफोन का केस। ना वोडाफोन का केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ था विथ रेस्पेक्ट टू टैक्स की चोरी। DTAA और ट्रांसफर प्राइसिंग करके दो चैप्टर्स होते हैं, बड़े जब आप हो जाएंगे टैक्स में। एग्जीक्यूटिव में मैं आपको पढ़ाऊंगा, टैक्सेशन एग्जीक्यूटिव में मैं लेता हूं, और probably that is the reason why I came into teaching, the first love of my life। तो टैक्सेशन में मैं आपको इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए टैक्स चोरी की बात हो रही है, और वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस हर जगह जीत गया था। बट वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वोडाफोन के फेवर में, एंड दैट वाज अ बिग विक्ट्री फॉर हरीश साल्वे ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स वोडाफोन इज अ कंपनी फ्रॉम इंग्लैंड, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों क्वीन की नजर में अचानक वो आ गए। The title of Queen's Counsel is awarded to those who have demonstrated particular skill and expertise in the legal field. Salve, who is a barrister with a legal firm Blackstone Chambers, had served as the Solicitor General of India from November 99 to November 22. He will be formally appointed as Queen's Counsel on 16th March this year. ठीक है, तो ये सारी बातें तो हुई अपनी। अब इसमें इंडिया या इंटरनेशनली अगर कुछ जो बहुत बड़े केसेस इन्होंने किए और जिस वजह से ये इतने नाम इनका हुआ, दिस इज कुलभूषण जाधव, जो कि पाकिस्तान से फ्री करवाना चाहती थी इंडियन गवर्नमेंट। ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसका केस हरीश साल्वे ने लड़ा एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 1 रुपी और जीता। सलमान खान के लॉयर रह चुके हैं। मुकेश और अनिल अंबानी के बीच जब KG बेसिन को लेके लड़ाइयाँ चल रही थी, कृष्णा गोदावरी बेसिन, वहाँ पे इन्होंने मुकेश अंबानी के लॉयर रह चुके हैं। दिस इज वोडाफोन, ऑफ कोर्स वोडाफोन की स्टोरी मैंने आपको बता दी। दिस इज आरुषि एंड दीज आर हर पेरेंट्स, तलवार दंपत्ति और तलवार फैमिली को भी ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इस तरह के बहुत सारे और हाई प्रोफाइल केसेस इन्होंने लड़े हैं, एंड ही इज प्रोबेबली एक ज़माने में जो कद राम जेठमलानी जी का था लॉयर्स में, वो आज वो पोजीशन शायद ये एंजॉय कर रहे हैं। 4 नए सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए हैं बेटा, 4 नए सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या है वो 31 से बढ़ के 34 हो गई है। अपर लिमिट को रिवाइज कर दिया गया है और अब 34 जजेस हो गए हैं टोटल। ठीक है जी। देयर इज जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम एंड जस्टिस ऋषिकेश रॉय। तो ये 34 जजेस हो गए हैं। CG on 18 September cleared the SC collegiums post SC Bill 2019, strength of Supreme Court increased from 31 to 34। ये exactly आपकी किताब में ये लैंग्वेज लिखी गई है, तो परेशान ना हो कि सर 31 में 4 ऐड करेंगे तो 35 होना चाहिए, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। PK मिश्रा जो कि एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, अब वो बन गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? नृपेंद्र मिश्रा को। नृपेंद्र मिश्रा को रिप्लेस करके PK मिश्रा, मिश्रा जी गए, दूसरे मिश्रा जी आए। कौन से मिश्रा जी? PK वाले मिश्रा जी आ गए।
क्या बन गए? प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए प्राइम मिनिस्टर को, खुद पी के थे, इसीलिए ऐसी ऐसी राय दी कि क्या ही बताएं। फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा, दोनों पिए हुए लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं। अब ये क्या बन गए? ये बन गए प्रिंसिपल एडवाइजर टू द पीएम। प्रिंसिपल एडवाइजर टू द पीएम, ठीक है जी। तो एक तरफ हैं पी के मिश्रा जी और एक तरफ हैं पी के सिन्हा जी। सिन्हा जो हैं वो हैं एडवाइजर और मिश्रा जी जो हैं वो है सेक्रेटरी। प्रिंसिपल तो दोनों हैं ही। एक और नया अपॉइंटमेंट इज अरविंद कृष्णा जो हैं वो न्यू सीईओ ऑफ आईबीएम बन गए। अरविंद कृष्णा अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ आईबीएम रिप्लेसिंग वर्जीनिया जिनी रोमेटी from April 16 overseas cloud and data platform responsible for IBM security, IBM research wing, cognitive applications and IBM cloud। ठीक है जी। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स नाम की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव और स्कीम्स पे हम आते हैं। अपॉइंटमेंट्स हमने पढ़ लिए, मिनिस्टर्स हमने पढ़ लिए। तो पहली स्कीम है नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स अच्छा रखना है, डेटा अच्छा रखना है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सके। अगर आपके पास में डेटा है, अब हम कहते हैं कि दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द इंफॉर्मेशन एज। तो अगर भैया डेटा अच्छा है तो ही सही डिसीजन लिया जा सकेगा। So this policy is to enable the private sector to build data center parks throughout the country, aims to use latest technology to enable real-time monitoring of increasingly complex economy। तो इकोनॉमी के देखिए बिग डेटा करके एक चीज होती है, हडूप टेक्नोलॉजी, हडूप नाम एक है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, जिसको आप जितना ज़्यादा डेटा फीड करके देंगे ऑर्गेनाइज्ड, वो अपने आप डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छी कर पाएगा। और अब क्योंकि कंप्यूटर्स की सहायता से आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बट इनपुट तो हमें कैप्चर करना पड़ेगा, और उस इनपुट को कैप्चर करने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बनाई गई है, ताकि वो और अच्छे से इकोनॉमिक डेटा को कैप्चर करे और प्रोसेस करे। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, क्रिएट अ सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक्स मार्केट। लॉजिस्टिक्स का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, and focus on generation of employment skills and making MSMEs competitive। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो अगर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कहीं पीछे रह जा रही हैं, तो उनको मदद की जाए, सपोर्ट करा जाए। देन वी हैव न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको दिखेगा अप्रूव्ड ऑन 29 जुलाई 2020। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एचआरडी का नाम जो है वो खत्म हो चुका है और अब उसकी जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम आ गया है। और यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि हमने अपने स्कूलिंग पैटर्न को, जो कि पहले 10+2 के नाम से जाना जाता था, उसकी जगह अब उसको 5+3+3+4 के रूप में तोड़ दिया गया है। Current 10+2 structure, in which policy covered schooling from classes 1 to 10 and then class 11-12, gives way to 5 years of foundational education, 3 years of preparatory, 3 of middle and 4 years of secondary schooling। Multi-stream flexibility to choose subject across streams, यानी कि पहले साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज 3 ब्रॉड कैटेगरीज थी और उसी में सब्जेक्ट्स आपको बाय डिफॉल्ट मिलते थे। अब आप चूज कर सकते हैं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जैसे क्रेडिट्स के लिए आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी पॉसिबल हो पाएगा। डाइल्यूटेड बोर्ड एग्जाम्स टू टेस्ट ओनली कोर कॉम्पिटेंसीज कुड बिकम मॉड्यूलर, यानी कि ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव, एंड विल बी ऑफर्ड ट्वाइस अ ईयर। Multilingual 3-language policy to continue with preference for local language, medium of instruction till class 8। Bagless days, school students to have 10 bagless days in a year during which they are exposed to a vocation of choice, यानी कि informal internship वगैरह, उनको कारपेंट्री वगैरह और ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, जहाँ पे बैग लेके जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कॉलेजेस के लिए भी बहुत कुछ बताया। सैट जो है इंटरनेशनल एग्जाम, उसकी तरह के टेस्ट होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स, यानी कि अभी फिलहाल क्या होता है कि आपको अगर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो आपको उसका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। सेंट जेवियर्स में एडमिशन लेना है तो उसका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा।
क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर में एडमिशन लेना है तो उसका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इन सब की जगह पे अब क्या होगा, एक कॉमन टेस्ट डिजाइन करा जाएगा और उस कॉमन टेस्ट के थ्रू आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी। 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम होगा, मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम टू बी प्रेफर्ड, मिड टर्म ड्रॉपआउट्स टू बी गिवन क्रेडिट विद ऑप्शन टू कंप्लीट डिग्री आफ्टर अ ब्रेक। जैसा हमने पढ़ा था कि अजीम प्रेम जी जो हैं, जब वो बाहर गए थे तो उन्होंने कुछ 17-18 साल का ब्रेक लिया और उसके बाद में अपनी डिग्री को कंप्लीट करा। नो एफिलिएशन ओवर नेक्स्ट 15 years, कॉलेज विल बी गिवन ग्रेडेड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा टू गिव डिग्रीज, एफिलिएशन विद यूनिवर्सिटीज टू एंड। कॉलेजेस खुद अपने आप में ऑटोनॉमस बनेंगी और जो ये कर्नाटका यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या ये गुजरात यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ये सब खत्म कर दिया जाएगा। फी कैप, proposal to cap fee charged by private institution of higher learning, going local, top rated global universities to be facilitated to come to India, top Indian institution to be encouraged to go global। तो इस तरीके से सारी बातें आपने पढ़ी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इट हैज बीन अप्रूव्ड ऑन 29 जुलाई 2020। इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर योर एग्जाम्स बिकॉज लेटेस्ट चीज है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। enables sourcing external commercial borrowings and foreign direct investment so as to able to deliver higher quality education। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी आ गया, गिव स्पेशल थ्रस्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। बहुत ही बढ़िया जी। इसके बाद ये हम पढ़ चुके, कुछ और स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं। विवाद से विश्वास, विवाद यानी कि डिस्प्यूट, विश्वास यानी कि ट्रस्ट। तो यहां पे क्या किया जा रहा है, टैक्स पेयर हैज टू पे ओनली द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्सेस एंड विल गेट वेवर ऑफ होल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, बट पेमेंट करना पड़ेगा 31/3/2020। जो लोग इस स्कीम को 31/3/20 के बाद में लेंगे उनको थोड़ा शायद एडिशनल अमाउंट पे करना पड़े, एंड स्कीम विल रिमेन ओपन टिल 36/2020। तो विवाद से विश्वास इज बेसिकली इनकम टैक्स रिलेटेड एक स्कीम है जिसके तहत जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स था वही अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी और आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। इनफैक्ट फेसलेस असेसमेंट वगैरह काफी कुछ नया इस फील्ड में हुआ है, लेकिन बच्चों अभी आपको समझाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो अभी मैं वहां पे एंटर नहीं कर रहा हूं। अगले स्टेज में जरूर आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से बताऊंगा। निर्यात ऋण विकास योजना, निर्यात का आयात का मतलब होता है इंपोर्ट और निर्यात का मतलब होता है बेटा एक्सपोर्ट। ठीक है जी। नेशनल टेक्निकल, अच्छा ये निर्यात इन्होंने क्या किया जा रहा है, टू प्रोवाइड एनहांस्ड इंश्योरेंस कवर एंड रिड्यूस प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स। ठीक है जी। तो मतलब कि इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा बेसिकली किसको, एक्सपोर्टर्स को। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन प्रपोज टू सेट अप अ 4-year प्लान 2020 से लेकर 23-24 तक at an estimated outlay of 1480 crore to position India as a global leader in technical textiles। टेक्निकल टेक्सटाइल्स होती हैं जो कपड़ा शायद पहनने के कम काम आएगा और वो वाटर प्रूफिंग के लिए, साउंड प्रूफिंग के लिए, स्टेन प्रूफिंग के लिए, इन सारी चीज़ों में यूज़ करी जाएगी। टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं ये, नॉर्मल कपड़े के बजाय इनमें कुछ अलग फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इनकी यूजेज भी अलग होती हैं। विलेज स्टोरेज स्कीम, तो यहाँ पे बेसिकली नेशनल टेक्सटाइल मिशन में अपने को क्या याद रखना, 4 साल का है और 1480 करोड़ रुपए का आउटले याद रखना है। विलेज स्टोरेज स्कीम रन बाय एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू प्रोवाइड फार्मर्स अ गुड होल्डिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस देयर लॉजिस्टिक कॉस्ट। ये बातें अपने कई बार कर चुके हैं कि किसानों को अनाज स्टोर करने की जगह नहीं होती, बार बार मंडी आना जाना उनके लिए कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा अनाज सड़ जाता है। तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनकी मदद करी जाएगी ताकि वो स्टोरेज कैपेसिटी दे सकें। विमेन एसएचजीज टू रीगेन देयर पोजीशन एज धन्य लक्ष्मी। ठीक है जी, धान्य लक्ष्मी। तो ठीक है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये लोग इसमें काम करेंगी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम में दूसरा नाम आया उम्मीद। लॉन्च किसने किया, डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑब्वियसली हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ये संभाल रहे हैं तो यही करेंगे। इनिशिएटिव टू टैकल इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीजेज ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज। इनहेरिटेड अनुवांशिक जिसे कहते हैं, यानी कि पैतृक रूप में आपको जो बीमारियां प्राप्त होती है क्योंकि आपकी जीन्स में आपके पेरेंट्स के आपके एंसेस्ट्रल बीमारी थी, तो उनके ऊपर काम करेगी ये उम्मीद।
निदान का मतलब है नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन, और डीबीटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इतनी चीजें यहाँ से याद करनी थी। किसान मान धन योजना, दिस इज बेसिकली स्कीम जिसके तहत 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा किसान को। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, जब वो 60 साल की उम्र अचीव कर लेंगे तो उनको ये 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। कहाँ ये सब बातें करी गई? 12 सितंबर को रांची में, जो कि झारखंड का राजधानी है। मिनिमम assured pension of 3,000 to small traders and self-employed after attaining the age of 60 years। 10,774 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। अभी जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 18 to 40 हैं, दे आर फ्री टू अप्लाई। जैसे ये किसान मानधन योजना है, वैसे ही प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना है। बस ये किसानों के लिए थी और ये स्मॉल ट्रेडर्स और बिजनेसमैन के लिए है। लघु मतलब होता है स्मॉल, व्यापारी मतलब ट्रेडर। All shopkeepers and self-employed person as well as retail traders with GST turnover below rupees 1.5 crore, 1.5 करोड़ से कम का अगर उनका टर्नओवर है, एंड एज्ड बिटवीन 18 to 40, तो यहाँ पे भी 18 to 40 था, यहाँ पे भी 18 to 40 था, यहाँ पे भी 3,000 रुपए, यहाँ पे भी 3,000 रुपए का पेंशन है। बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? 1.5 करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट याद रखना है। याद रखेंगे बच्चा? 1.5 करोड़ रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट याद रखनी है। 18 से 40 की एज दोनों जगह कॉमन थी। 3,000 रुपए का पेंशन दोनों जगह कॉमन था। यहाँ आउटले 10,774 करोड़ रुपए, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कवर अ लॉट ऑफ फार्मर्स। यहाँ पे 750 करोड़ रुपीस का बजट है। देन वी हैव नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसको कि इंटीग्रेट किया जाएगा उमंग नाम की ऐप के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उमंग नाम की ऐप है, जिसके साथ डिजिटल लाइब्रेरी को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसके थ्रू क्या होगा? कुछ 3 करोड़ डिजिटल रिसोर्सेज ऑलरेडी इस पे डिजिटल रूप से अपलोड कर दी गई हैं। 50 लाख रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 20 लाख एक्टिव यूजर्स हैं जो इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ उठा रहे हैं। अनाउंसमेंट ऑफ जल जीवन मिशन, एनविजन टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर। जल ही जीवन है, पीने के पानी के लिए बनाया गया है। थ्रू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024 टू ऑल हाउसहोल्ड इन रूरल इंडिया। अभी हमें पता है कि इंडिया की शायद आधी जनता भी ये नहीं कह सकती कि उसको सेफ ड्रिंकिंग टैप वाटर उसके घर में अवेलेबल है, उससे वो वंचित है। हमने बहुत बार विजुअल्स देखे हैं महिलाओं के कुएं से घड़ा भर के पानी लेके आने के। तो ये जल जीवन मिशन का ये टारगेट होगा कि 2024 तक हर घर में, जैसे विद्युतीकरण करा गया, हर विलेज को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया, उसी प्रकार हर घर में कम से कम टैप वाटर की सुविधा पहुंचाई जाए। NEET Artificial Intelligence Learning Scheme aims to boost better learning outcomes in higher education. The scheme will ensure to use artificial intelligence, AI काफी पॉपुलर वर्ड है आजकल के, which will make learning more personalized and customized। यानी कि आपके अनुसार, आपकी स्पीड जैसी होगी तो स्लो हो जाएगी, आपकी स्पीड ज़्यादा होगा तो फास्ट हो जाएगी। आपको इजी इजी इजी, थोड़ा डिफिकल्ट थोड़ा डिफिकल्ट थोड़ा डिफिकल्ट पे जाना है तो वो उस प्रकार मॉड्यूलराइज कर देगी आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को। अपार्ट फ्रॉम दीज स्कीम्स, गवर्नमेंट ने और भी पार्शियल गारंटी स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर स्टार्टअप्स वगैरह भी लॉन्च करे हैं। सब पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस रखा गया। किसने रखा? यूनेस्को ने। यूनेस्को का नाम तो आप जानते ही हैं बच्चों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन यानी कि यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसी का एक विंग है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जाएगी महात्मा गांधी जी की, और उसी के उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस, दिस द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन काइंडनेस। काइंडनेस मैटर्स फॉर दी SDGs। SDGs का मतलब आप लोग जानते हैं, पहले के चैप्टर्स में मैं आपको बता चुका हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है जी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात है। थीम था इसका वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब आप जानते हैं, द एंटायर वर्ल्ड इज माय फैमिली। गांधी फॉर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, वेन्यू था न्यू दिल्ली। इट हाईलाइटेड द क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज एज एम्पथी। एम्पथी वर्ड का मतलब
मैं आपको बता चुका हूं, एम्पैथी का मतलब होता है किसी और की पीड़ा को समझना, किसी और की परिस्थिति को समझना, टू पुट योर फीट इन समवन एल्सेस शूज। कंपैशन, माइंडफुलनेस, कंपैशन का मतलब संवेदना होता है, विच इज अगेन वेरी सिमिलर टू हैविंग a feeling of somebody else's pain. Mindfulness and critical inquiry. Aim है to inspire and empower the global youth, enabling them to transform themselves to build long-lasting peace. Basically, कर भला तो हो भला वाली फिलॉसफी का प्रचार करना है और संवेदना, दया का भाव यूथ में जगाना है, ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव था। आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 150th बर्थ एनिवर्सरी इंपॉर्टेंट है। MGIP का मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का नाम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम था, ये इंपॉर्टेंट है। और वेन्यू न्यू दिल्ली थी, ये बात इंपॉर्टेंट है। PIO cards to continue as valid travel document up to March 2020. Person of Indian origin card along with valid foreign passport will be considered for exit and entry into India till 31st March 2020. Advice given by government is that to convert these POI कार्ड टू ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड और ये है अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी भारतीय नागरिक। Cabinet approves promulgation of Prohibition of Electronic Cigarettes Ordinance 2019. In a major health and wellness initiative for the country, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the promulgation of the Prohibition of Electronic Cigarettes Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage. कुछ नहीं कर सकते, ना इनका प्रोडक्शन, ना मैन्युफैक्चर, ना इंपोर्ट, ना एक्सपोर्ट, ना ट्रांसपोर्ट, ना सेल। imprisonment of 1 year और फाइन अप टू ₹1 लाख और बोथ फॉर द फर्स्ट ऑफेंस। अगर पहली बार किसी को इसका दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर में 1 लाख रुपए तक का फाइन या 1 साल की कैद या दोनों सुनाई जा सकती है। और अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है, दोबारा अगर किसी व्यक्ति को इसमें पकड़ा जाता है तो उसके लिए 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का पेनल्टी। Storage of electronic cigarettes shall also be punishable with an imprisonment up to 6 months or fine up to ₹50,000 or both. अभी इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, ई सिगरेट्स सही हैं, गलत हैं, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, किसी और दिन के लिए बचाते हैं उस डिबेट को। फिलहाल हमें क्या याद रखना है सर? हमें तो यही याद रखना है कि पेनल्टीज क्या क्या है। पहले ऑफेंस के लिए 1 साल 1 लाख रुपए तक का, दूसरे तीसरे जो भी सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस है उनके लिए आपको जेल हो सकती है 3 साल की, पेनल्टी की अमाउंट 5 लाख रुपए की। कोई स्टोर करता हुआ भी पाया जाता है तो 6 महीने 50,000 रुपए तक। Forever 21, ये ब्रांड आपने ज़रूर सुना होगा। इट वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर फैशन ब्रांड जिसका 57 कंट्रीज में प्रेजेंस था, मोर देन 800 स्टोर्स थे। चैप्टर 11 यूएस में चैप्टर 11 कहा जाता है बैंक्रप्सी। चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल करने वाली है और अपने लगभग बहुत सारे स्टोर्स बंद करने वाले। द कंपनी सेड इट प्लान्स टू एग्जिट मोस्ट इंटरनेशनल लोकेशंस इन एशिया एंड यूरोप बट वुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इन मेक्सिको या फिर मेक्सिको एंड लैटिन अमेरिका। फॉरएवर 21 गोज बैंकरप्ट। Follow global standards of governance for global economic order. ये आप जानते होंगे इस व्यक्ति को, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे फेमस पर्सनालिटीज में। कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के हेड। बिरला said that with changing times the core business philosophy is rapidly moving away from shareholder capitalism to stakeholder capitalism, which includes, मैं आपको बताऊंगा अभी stakeholder capitalism क्या होता है उसके बाद। For India to reshape the global economic order, Indian companies will have to hold themselves accountable to global standards of governance. आइए देखते हैं क्या है। देखिए, शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमाओ। कैसे प्रॉफिट कमाओ? अरे भाई, अगर एम्प्लॉय को कम पैसे देके काम करवा सकते हो, प्रॉफिट कमाओ। कस्टमर को बेवकूफ बना के पैसे कमा सकते हो, प्रॉफिट कमाओ। गवर्नमेंट से टैक्स चुरा के पैसे कमा सकते हो, प्रॉफिट कमाओ। पॉल्यूशन वॉल्यूशन करके अगर अपनी कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट कमाओ। जनरल पब्लिक की हेल्थ का नुकसान करके भी अगर अपना प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कमाओ। जिन्होंने तुम्हें लोन दिया उनका लोन लेके भाग जाओ और प्रॉफिट कमाओ। ये शेयर होल्डर के सिर्फ एक मोनो डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचेंगे तो शेयर होल्डर ओरिएंटेशन आएगा। बट हमें अगर सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना है बच्चों, इफ वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल द स्टेक होल्डर्स,
यानी कि मुझे मेरे कस्टमर के बारे में भी सोचना है, मुझे मेरे एम्प्लॉई के बारे में भी सोचना है, मुझे मेरे इन्वेस्टर के बारे में भी सोचना है, मुझे जनरल पब्लिक के बारे में भी सोचना है, गवर्नमेंट के बारे में भी सोचना है, शेयर होल्डर के बारे में भी सोचना है, लेंडर्स के बारे में भी सोचना है, एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना है। सबका भला सोचते हुए अगर मैं डिसीजन लूंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरी बिजनेस में कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लिया जाएगा। हर वो व्यक्ति जो आपके निर्णय से, आपके डिसीजन से अफेक्ट होता है, वो आपके बिजनेस का स्टेक होल्डर होता है। देखिए, हर बिजनेस कहीं ना कहीं, फैक्ट्री चलती है, धुआं उड़ता है तो पोल्यूशन तो होता ही है, तो आप अपने स्टेक होल्डर का नुकसान करें, लेकिन वहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कि आपने समाज से क्या लिया और उसको बदले में समाज को क्या दिया। आप अगर थोड़ा प्रदूषण करते हैं लेकिन इसके एवज में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, बहुत सारे लोगों की जीविका का कारण बनते हैं, इंडिया के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बढ़ने का कारण बनते हैं, जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उस कॉस्ट को बेयर समाज को करना पड़ता है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ शेयर होल्डर की जगह स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। ठीक है, तो अब कुमार मंगलम बिरला का ऐसा कहना है कि हमें भी, यानी कि इंडियन कॉर्पोरेट्स विल आल्सो हैव टू think like the European corporates and they'll have to hold themselves accountable कि तुमसे पब्लिक भी सवाल पूछ सकती है, एम्प्लॉयज भी सवाल पूछ सकते हैं, कस्टमर भी पूछ सकते हैं, एंड यू शुड बी श्योर अबाउट द फैक्ट कि तुमने किसी का भी अधिकार नहीं छीना, किसी के भी साथ बुरा नहीं किया। रिलायंस कैपिटल विल नो लॉन्गर बी इन एनी लेंडिंग बिजनेस, अनिल अंबानी जी। देखिए कैसा है, नेटवर्थ ऑफ अंबानी ब्रदर्स बताया हुआ है 2007 से लेके 2019 तक, किसी जमाने में दोनों के पास बिल्कुल बराबर संपत्ति थी, 45-49 बिलियन डॉलर्स, और आज इनके पास है 1.7 बिलियन डॉलर और अंबानी के पास में 50 बिलियन डॉलर। ये भी ऑब्वियसली काफ़ी पुराना डेटा है बिकॉज दिस इज़ 2019, और अंबानी जी ने, अगर इस पूरे कोरोना काल में किसी एक व्यक्ति ने मचाया है तो वो अंबानी जी, आपने देखा होगा उन्होंने फेसबुक को स्टेक बेचा, सिल्वर लेक को 2-3 बार स्टेक बेचा, और ऐसा करते करते सिर्फ रिलायंस रिटेल का ही वैल्यूएशन वो 4 लाख करोड़ से ऊपर ले जा चुके हैं, जो कि एक्चुअली अभी तक कुछ भी नहीं कमा रहा है। ठीक है, सो दैट्स द पावर ऑफ मुकेश अंबानी और उनकी सूझबूझ। अनिल अंबानी ऑन द अदर हैंड हैज फेस्ड फेलियर्स। रिलायंस कम्युनिकेशन खत्म हो गया, रिलायंस नेवल जो है उनका डिफेंस का यूनिट, वो भी काफ़ी स्ट्रेस में है। पीछे आप सबको पता होगा, न्यूज़ में आपने देखा होगा कि एसआर ग्रुप का एक अमाउंट जो था वो नहीं चुकाने की वजह से अनिल अंबानी को जेल हो सकती थी, जिसको कि मुकेश अंबानी ने बेल आउट किया और लगभग लगभग 450 करोड़ रुपए पे करे। ठीक है, उनको बचाने के लिए, जेल जाने से बचाने के लिए। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अनिल अंबानी का बयान है कि जो रिलायंस कैपिटल के 2 लेंडिंग आर्म्स थे, एक रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस है और एक रिलायंस होम फाइनेंस है, जिनका क्यूमुलेटिव एसेट 25,000 करोड़ रुपए का था, वो दोनों शटर कर दिए जाएंगे और उनका काम अब कुछ नहीं होगा। तो बस इतनी सी थी हमारी ये पॉलिटिकल अफेयर्स की पीपीटी। आई होप आपको इससे थोड़ा विजुअलाइजेशन करने में आसानी होगी, चीज़ों को याद करना आसान होगा, समझना आसान होगा, और you'll be able to score the maximum. Have a great day. Thank you. Bye bye.